हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मौजूद है। और देखिए, मनोहर लाल जी की बात करें तो जीवन सादा, पहचान ईमानदारी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से कहा है कि हरियाणा के अंदर ईमानदार सरकार है और ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो आज पहला सवाल यही मुख्यमंत्री जी आपसे, क्योंकि आपको जब मंच से यह कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और कहा जाता, आप रखिएगा बात, इसी पे ही रखिएगा, हाँ आपकी आवाज जाएगी सर, कि ईमानदार सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री। तो सर आप कैसे देखते हैं कि यह चुनौती बढ़ जाती है? देखिए, मैं जो हूं वो हूं, उसमें मुझे कुछ कहे उसके कारण से कोई शोहरत बढ़ती है, कोई ना कहे उसका कोई अंतर पड़ता है। व्यक्ति का एक जीवन का चरित्र होता है और वो उसके साथ लगता है तो कोई एकदम नहीं आता है। वो उसके संस्कार पता नहीं कब से शुरू होते हैं, माता पिता से शुरू होते हैं, पढ़ाई में शुरू होते हैं, किसी संस्था के साथ मिलते हैं तब शुरू होते हैं, और कोई एक उद्देश्य सामने रख करके जब जीवन जीना होता तो इस प्रकार के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। अच्छा लगता है जब कोई कहता है तो, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि ये कुछ लोगों को क्यों कहा जाए, ये जनता के हर व्यक्ति को कहा जाए कि हाँ ये ईमानदार है और ये समाज के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति है। ये हर जीवन के चरित्र में आना चाहिए, ना आए तब बताना चाहिए कि इस आदमी में गड़बड़ है। सर आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, उसमें कंजूसी मत करिए रोहतक वालों। सर मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, पूरा व्यक्तित्व हमने देखा, जितना हम मीडिया में बतौर आपको कवर करते हैं, वो जानने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है तमाम जो ऑडियंस हमें देख रही है जी मीडिया के माध्यम से, वो दिन जब आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे और ख़ास तौर से जब वो संगठन की जो बागडोर संभालते थे, उस दौर को याद करते हुए क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव, प्रभाव, और कैसे आप दोनों की जोड़ी ने एक सपना देखा था। इट्स नॉट ईजी एट ऑल कि हरियाणा जैसे स्टेट में बीजेपी सरकार और आप लगातार 2 बार मुख्यमंत्री, ये सपना आज एक दिन, 2 दिन, 2 साल, 5 साल का नहीं देखा गया होगा। उसके बारे में अगर आप थोड़ा इनलाइट कर पाएं तो तमाम दर्शकों को जानने की इच्छा भी होगी। देखिए, मोदी जी का और हमारा संबंध ये 1996 में आया था। संयोग से उससे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज में काम करता था और मुझे 1994 में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए एक योजना बनी थी। वो 94-96 ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में बहुत बातें मैंने सीखी, बहुत नए नए पहलू सामने आए, क्योंकि उससे पहले वो गुजरात के अंदर संगठन का काम इस नाते से बहुत पहले से कर रहे थे। तो उनके अनुभवों का हमको लाभ हुआ और उस नाते से कैसे किस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करना है और हर कार्यकर्ता के मानस में कौन सी बात बैठानी है, ये बखूबी उनसे सीखा। व्यवस्थाओं पर पूरा वो ध्यान देते थे, बारीक बातों पर भी ध्यान देते थे। और एक बात जो पहले दिन से उनसे हमने सीखी कि कभी भी कोई अच्छी बात दिमाग में आ जाए और नई बात भी हो तो उस प्रयोग करने में झिझकना नहीं है। अगर हम पहले ही सोचेंगे पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, अगर हम कन्विंस हैं कि ये बात ठीक है, इसको लागू करना चाहिए, तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा अगर कोई ऐसा दुष्परिणाम हो भी गया, छोड़ देंगे, बदल लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, लेकिन कभी भी नए प्रयोग को करने में समाज हित में, देश हित में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बड़ी बात हमने सीखी। बिल्कुल सर, जब हरियाणा की बात होती है, मेरा सवाल दूसरा जो हिस्सा था, एक बार मैं फिर चाहूँगा कि काफ़ी मेमोरी में डिलीट भी हो गया। हम लोग जो पत्रकार लगातार कवर करते हैं, हम लोग को तो पता भी होता है कि आपने शेव एक बार बढ़ा ली थी। जो सपना था कि भाई मैं जब तक, वो किसी की सरकार गिरानी भी थी, शायद बंसीलाल साहब की सरकार थी, वो गिरानी भी थी। एक बार जो एक ठाना था आपने, वो क्लिक मूवमेंट कब था कि हाँ बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा में लंबे समय तक रूल कर सकती है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था सर वो? देखिए, पहली बात को तो मैं बहुत महत्व नहीं देता, वो तो एक संयोग हो गया। कभी कभी ठीक है, किसी एक अवसर पर दाढ़ी बढ़ाना न बढ़ाना, कटाना न कटाना एक रूटीन में बहुत से लोगों के जीवन में आ जाता है और उसको संयोग मान लिया गया कि शायद इसलिए बढ़ाई गई, इसलिए शायद संकल्प लिया गया। और जैसे वो चोटी बांधी थी ना चाणक्य ने कि भी ये संकल्प है मेरा, तब मैं चोटी खोलूँगा, वैसा कुछ विषय ऐसा नहीं था। संयोग ऐसा कुछ हो गया कि कोई घटनाक्रम हो गया, उस घटनाक्रम में शायद वो
सरकार गिर गई और हमने भी दाढ़ी शायद कुछ समय के आगे पीछे कटाई हो गई, तो सबने लोगों कि शायद इसीलिए कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर कल को हमें राजनीति करनी है तो पूर्ण राजनीति की जाए। डॉक्टर मंगल सेन जी ने सन 1990 में आह्वान किया था कि हरियाणा में हमको संपूर्ण राजनीति करनी चाहिए, अर्थात बैसाखियों पर नहीं चलना चाहिए, समझौते नहीं करने चाहिए। संयोग ऐसा कि हम एक छोटे पार्टनर के रूप में, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, उनको तो हम सपोर्ट ही करते थे, कभी उनके साथ शामिल नहीं हुए। चौधरी देवलाल जी के साथ डॉक्टर मंगल सेन जी और सब एक जोड़ी के रूप में जब चले, बहुत पहले से इस सिस्टम में हम 20% का हिस्सेदार बन के चलते रहते थे। लेकिन जो नीतियाँ हमारी थी, सिद्धांत हमारे थे, पार्टी में जो कुछ हम विचार करते थे, वो उन सरकारों में पूरा होता दिखता नहीं था। तो कभी ना कभी हमको संपूर्ण राजनीति करनी चाहिए, और संपूर्ण राजनीति करने के लिए देश हित में, समाज हित में हमको कोई स्टैंड भी लेना पड़ेगा तो लेंगे जी। चौधरी बंसलाल जी के साथ सरकार, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी को सरकार को हमने सपोर्ट किया, उससे पहले देवीलाल जी की सरकार में हम शामिल रहे, बाद में बाहर से सपोर्ट करते रहे, और अंततः 2014 में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण जैसे मेजोरिटी की सरकार है वो हमने पहली बार बनाई। और पहली बार बनाई तो उस दिन से समाज सेवा के काम को, जो चीज़ें ध्यान में आती हैं हम करते रहे, पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा जी। सेवा ये हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। बिल्कुल। शासन को कभी भोगने के लिए नहीं भोगा, शासन सेवा का माध्यम हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में स्थापित किया, गुजरात में स्थापित किया, और हमने हरियाणा में स्थापित किया। न केवल हमने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें, राज्य सरकारें जिन जिन प्रदेश में चल रही हैं, यही हमारी भावना होती है कि जन सेवा को कैसे प्राथमिकता देकर के आगे बढ़े। सीएम साहब, बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है जब आप सत्ता में नहीं थे तो हरियाणा में नौकरियों की मारामारी बहुत है, और सरकारी नौकरी चाहिए, छोरे को भाई सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, टीचर बनना, पुलिस वाला बनना है। लेकिन आप आए और आपने एक बात कही कि पर्ची और ना खर्ची, ये एक वाकई में हुआ। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूं कि मेरे गांव से दो जो लड़के थे, बहुत ही गरीब हालत थी, और उन्होंने पढ़ाई की और वाकई में उन्हें नौकरी मिली। मेरी पत्नी भी कहती है, अरे आप तो एंकर हो, लगा लो जुगाड़ सरकार से, मेरी भी लगवा दो। मैंने, भाई टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये सरकार बहुत मुश्किल है इसमें। तो वाकई में मैं इस बारे में तारीफ करूंगा कि पर्ची और खर्ची बिना नौकरी लग रही है। लेकिन सर, विपक्ष तो सवाल उठाता है, भैया नौकरी मिल कहां रही है, मिल रही है तो हटा दिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, जो समस्याएं इतने लंबे समय से चलती आ रही थी, उन समस्याओं का निदान किसी ने नहीं किया, बल्कि वो समस्याएं थी ही राजनीतिक लोगों के कारण से, सरकारों के कारण से। और उन समस्याओं के फलस्वरूप एक मुख्यमंत्री तो हमें, उनको जेल ही काटनी पड़ी है, 10 साल की सजा काटनी पड़ी है, केवल उस एक समस्या के कारण से। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक, कुछ पार्टियों ने यहाँ तक घोषणा की है कि हम आएंगे, ये मेरिट वेरिट पर्ची वर्ची सब फाड़ के फेंक देंगे। मैं अगर ये नौकरियां किसी को देने में और मुझे सजा होती तो मैं और सजा खा लूंगा, मेरिट वेरिट कुछ नहीं होती है, ये घोषणाएं की हैं। इनेलो का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं नाम लेके नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण देके कर रहा हूं। एक पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष, अब ठीक है होशियार तो होता है, प्रदेश अध्यक्ष बना है तो उसका लियाकत तो होगी ही। विपक्षी पार्टी, उसकी खुद की अध्यापक की नौकरी लग गई, खुद अध्यापक बन गया, उसका फोन आया कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि मेरी नौकरी लग जाएगी, हालांकि उसने नौकरी की नहीं है, उसकी नौकरी लग गई। कहने लगे कि मैं आज कायल हो गया इस बात का कि मेरी नौकरी लग सकती है तो फिर हम क्यों ऐतराज करेंगे। एक हमारी लीडर है, महिला लीडर है एक पार्टी की, विधानसभा में मैंने कहा कि इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि निष्पक्ष नौकरियां होती हैं। उसकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, विपक्ष की नेता है, बल्कि बाद में उसने मुझे आकर के उलाना दिया कि मेरी बेटी का नाम क्यों लिया। मैंने कहा होशियार है, दो बातें हो गई, एक तो आपकी बेटी की प्रशंसा हो गई कि वो अपनी मेरिट पर लगी है, और दूसरी हमने अपनी बात भी कह दी कि निष्पक्ष नौकरियां लगती हैं, कोई कहने पर नहीं लगती। ये उदाहरण प्रत्यक्ष है। और फिर इस प्रकार की गड़बड़ों में, कुछ गड़बड़ें जो हुई हैं हमारे ध्यान में हैं। लोग पैसे लेते हैं, आज से पहले ये आर्मी में चलता था, हमारे यहाँ चलता था, कोई बोलता नहीं था। आर्मी में क्या चलता था कि आर्मी में तो कोई सिफारिश होती नहीं है, लड़कों के, नौजवानों के हरियाणा के अंदर आर्मी में लगने का बहुत शौक है, और अच्छा भी है, हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं, बड़ी संख्या, 2% आबादी होने के बाद भी हरियाणा का पार्टिसिपेशन मोर देन 10% है डिफेंस फोर्सेज में। वो ऐसे लोगों को, लड़कों को फंसा लेते थे, पैसे लेते थे। पैसे लेने के बाद रिजल्ट में, अब ऐसा तो नहीं है कि भी जिनके पैसे लिए उसमें कोई नहीं लगेगा,
उसमें 10% 20% लोग लग गए, उन 20% के पैसे जेब में डाले और बाकी 80% के जाके वापस दे दिए, ईमानदारी का तगमा ले लिया। भ्रष्टाचारी भी ईमानदारी का तगमा कैसे लेता है, ये उसका उदाहरण है। आज भी जो केस पकड़े गए हैं, जितने नाम बताते हैं कि इन्होंने पैसे इसको दिए, मैं कहता हूं उनमें से कोई नौकरी लगा क्या? हाँ, कोई मेरिट वाला भी फंस सकता है, मेरिट वाला भी जाके किसी को कह सकता है पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक आदमी है शायद ये मेरा को मदद कर देगा, इसको पैसे दे दो। उनको सबको हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद सबको सलाखों के पीछे डाला है, सबको। पेपर लीक के मामले कब से चल रहे हैं, किस प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, पूरे गिरोह के गिरोह हैं। और ये गिरोह, इनका लिंक यानी इंटरस्टेट लिंक है। हमने जब इस प्रकार का गिरोह पकड़ा, उसी गिरोह में एक सदस्य जम्मू कश्मीर का भी है, एक हैदराबाद का है, एक गाजियाबाद का है, गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं। लगभग 650 लोग इसके अंदर हमको मिले हैं। 650 लोग पकड़े हैं कि जो इस धंधों में लगे हुए थे। तो ये समस्याओं को, इसको जड़मूल नष्ट करना एक बड़ा आसान काम नहीं था। और आज भी सारे हो गए होंगे ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं काली भेड़ें छुपी हुई हैं, हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ये तो निर्भर करता है कि प्रयत्न करने वाले करेंगे, लेकिन उस प्रयत्न का फल ना मिले और सामने आदमी मजबूत रहे, इसकी आवश्यकता है। सर, इसी में आपने बिल्कुल विस्तार से बताया कि किस तरह से कार्रवाई हुई, लेकिन 2-3 चीजें इत्तेफाक ऐसे हुए या घटना हुई, एचपीएससी की बात करें या इसके अलावा फार्मेसी की बात करें। अभी पिछले दिनों पंचकुला का मामला चल रहा है, जहां गोलन साहब के बेटे का। आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो सोच है, उसको पलीदा कौन लगा रहा है? ये एक लड़ाई आज से नहीं, आदिकाल से दैवी शक्तियों में और राष्ट्रीय शक्तियों में ये चल रही है। अब प्रयत्न क्या करना चाहिए कि हमको राक्षसी शक्तियों को हराना है, तो दैवी शक्तियों की लाइन लंबी करनी पड़ेगी, लंबी करनी पड़ेगी। आज कोई दोषी होता है, जो दोष करता है, उसको डर लगता है केवल एक कानून से, डंडे से। लेकिन कानून और डंडे का भी वो मूल्यांकन करता है कि मैं ये दोष करूंगा, मुझे फायदा कितना और इसका नुकसान क्या है। जिस आदमी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा लाभ कमा सकता हूं, और क्या है, एफआईआर हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इतने महीने जेल में रहूंगा, वापस आ जाऊंगा, करोड़ों रुपए का धंधा करूंगा, मूल्यांकन करता है। उसके मन में ये पाप है, ये गलत है, ये अभी संस्कार नहीं है। हाँ, जिनके मन में ये संस्कार होता है, वो एक पैसे की भी गलती नहीं करता। अनजाने में हो जाए अलग है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता। उसके मन में कई विचार उठते हैं। वो भगवान से भी डरता है, वो पाप हो जाएगा ये भी डरता है, उसके मन में ये भी है कि हो सकता है इस जन्म में तो बच जाऊं, अगले जन्म में नहीं बचूंगा, हो सकता है मेरी बजाय मेरे परिवार के किसी आदमी को कोई भुगतना पड़ जाए। ऐसे विचार जिनके मन में आते हैं वो गलतियां नहीं करते, संस्कारित व्यक्ति भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं। ये नहीं भी विचार करते तो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति कहता नहीं, गलत नहीं करना, कुछ भी लाभ होता है गलत नहीं करना। एक ऐसा होता है कि गलती करेंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ये सोचने लगता है। अब इन सारी चीजों में तीसरा एक हमको विकल्प खड़ा करना है। तीसरा विकल्प यह है कि हम व्यवस्थाएं, सिस्टम ऐसा बनाएं कि गलती करने वाला हर पग पर जहां गलती करे वहां पकड़ा जाए, और पकड़ के जनता के सामने एक्सपोज करो। लोक लाज से व्यक्ति डरता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोक लाज से व्यक्ति डरता है कि मैं गलत ना करूं, तो हमें वो लोक लाज भी एक कायम करनी पड़ेगी। गलत करे उसको एक्सपोज करो, दंड भी दो, एक्सपोज भी करो। एक नया नाम सर आज आप इस मंच से हम लोग देना चाहेंगे, वो आपके हाथ में है कि आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें। बुलडोजर बाबा हमने देखे, बुलडोजर मामा हमने देखे, लेकिन हरियाणा में थोड़ा आप सॉफ्ट रहते थे कि हाँ चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जो क्रिमिनल हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से फरीदाबाद में बुलडोजर ताऊ का जिक्र है, कई जगह आप लोगों ने बुलडोजर ताऊ आ गया। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दोष करने वाले जो लोग होते हैं उनकी कहां जान अटकी हुई है उस पर प्रहार करना पड़ता है। अब शायद वो जेल में सजा से नहीं डरते हैं, उनको एसेट्स बनाने की, पैसा बनाने की ये एक हवस है। गलत काम करते हुए ये भी करते हैं। अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा,
अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, क्रिमिनल है, जो बाकी चीजों के डर को तो शायद वो डर मानता नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं मानेगा। इलीगैलिटी तो मिलेगी, आखिर पैसा कहीं लगाता है, उस जो भी कोई इस प्रकार के क्राइम में से पैसा वो इकट्ठा करता है, उसके बाद कोई टैक्स तो भरता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, बेनामी करेगा, परिवार के सदस्यों के नाम करेगा, अपने नाम करेगा, दान तो करता नहीं है। अगर दान ही करना होता तो वो इस प्रकार के धंधे क्यों करेगा? तो वो अपने का एम्पायर को बढ़ाता है। और ये प्रयोग एकदम सफल है कि उसको अगर कहीं ना कहीं अगर टच करना तो उसकी ऐसी दुखती नब्ज पर टच करना है। हरियाणा में बुलडोजर था, वो आगे भी ऐसी कार्रवाई करेगा? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कोई निर्णय हमने नहीं करना, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि कोई भी दोषी है, उस दोषी को कैसे आप प्रभावित कर सकते हैं कि दोष न करे, उसके रास्ते आप ढूंढो। लेकिन सीएम साहब, ये सवाल इसलिए पूछा विनोद ने क्योंकि आपने देखा कि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर सुपरहिट रहा और इतिहास रच दिया। अगर हैट्रिक लगानी है तो फिर ताऊ का बुलडोजर अपनाएंगे नहीं? ये मॉडल मैंने बताया कि सख्ती करेंगे, उस सख्ती में क्या क्या करना होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। ये कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है कि आप ये कर दो, अपना डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, जो गलत आदमी है उसको कैसे चेक करना है, कैसे काबू करना है, ये डायरेक्शन साफ दी हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि सख्ती करने से चूकना नहीं है, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। सर, कुछ योजनाओं की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है लैपटॉप लेकर आप बैठे रहते हैं, जितनी जानकारी मुझे है हरियाणा की, और खुद योजनाओं पे आप काम करते हैं। पीपीटी में बहुत गजब हाथ है सीएम साहब का, और लैपटॉप की जो नॉलेज है, सीएम बनने से पहले संगठन में थे, उन शुरुआती लोगों में से होंगे हरियाणा के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लैपटॉप की जो फर्स्ट हैंड नॉलेज थी। सर, किन किन योजनाओं को लेकर, आपकी जो 3-4 योजनाओं की मैं खास तौर से बात करूं, अंत्योदय योजना को लेकर आपने काफी काम किया, परिवार पहचान पत्र को लेकर काम किया, मेरी फसल मेरी विरासत को लेकर काम किया, कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ब्यौरा मेरा पानी मेरी विरासत, जी मिला हो नहीं जी, 2 अलग अलग योजना है। उन योजनाओं को लेकर आपने कहा कि इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि थोड़ा विरोध हो उसके बाद भी जारी रहे। इन योजनाओं के बारे में प्रदेश तो जानता ही है, आगे कैसे काम बढ़ेगा और क्या जो सरकार बची है हम देख सकते हैं सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होगा? देखिए, योजनाएं तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय और बहुत सी संस्थाएं समाज के हित में योजनाएं बनाती हैं। हमें पीड़ा तब होती है जब उन योजनाओं का लाभ जिसके लिए बनाई जाती हैं उनको ना पहुंच करके बीच में उसको कोई ग्रैब करता है, हड़पता है। पात्र लोगों की बजाय अपात्र लोग योजनाओं का लाभ ले जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया इन योजनाओं में चला जाता है, और स्थिति वहीं की वहीं रहती है। जब हम पैरामीटर देखते हैं तो हेल्थ पैरामीटर वहीं के वहीं, स्कूल के एजुकेशन पैरामीटर वहीं के वहीं। तो ऐसी चीज़ों को जब ध्यान करते हैं तो उसमें से जब खोज करते हैं, बीच में घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत खड़े हो जाते हैं। इसको चेक करना है तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने आधार का एक प्रयोग किया। आधार का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा सफल भी गया है। आज 134 करोड़ लोगों का आधार बना है इस देश में, 134 करोड़ लोगों का। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी देश में इतना बड़ा डाटा किसी एक प्रोजेक्ट का कहीं नहीं इकट्ठा हुआ। दुनिया भी सराहना कर रही है इसकी। हमें जब हरियाणा में लगा कि केवल आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड से राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, भारतीय नागरिक है, फिर उसकी स्थानीय पहचान हो जाती है, ये इस प्रदेश का, जिले का, इस मोहल्ले का, इस गांव का, उसका एड्रेस कंफर्म हो जाता है, उसकी व्यक्तिगत पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति है इस प्रकार का और इस व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स ये है, इस व्यक्ति की पहचान ये है, दूसरा कोई लाभ ले नहीं सकता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पहचान में कुछ लूप होल्स क्या होता है? साइंस R&D जो करते हैं, R&D का जो तो रिफॉर्मर्स होते हैं उसका उपयोग R&D अपने जनता के पक्ष में करती है, लेकिन जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, ये जो गड़बड़ करने वाले होते हैं, उसी R&D का उपयोग कानून को तोड़ने के लिए करते हैं। आज बायोमेट्रिक्स भी नकली आ गए हैं, नकली बायोमेट्रिक्स से और लोग हाजिरी भरने लगे, अंगूठे नकली बनवा लिए हैं। इसमें फिर आगे और हो रहा है, R&D सेंटर पर और प्रयोग हो रहे हैं कि आइरिस, इसके आधार के ऊपर रिकॉग्निशन करो, फेस रिकॉग्निशन से व्यक्ति पहचानो। कल तो हमने एक जगह पर ये निकाला कि वॉइस रिकॉग्निशन, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति की आवाज
दूसरे व्यक्ति से मिलती ही नहीं है, उसकी रिकॉग्निशन ठीक से ऑपरेटर से की जाए तो हर व्यक्ति का पहचान हो जाती है, ये इसकी आवाज़ है, उसकी रिकॉग्निशन का विषय आ सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी लगा कि अपने यहाँ समाज की इकाई व्यक्ति की बजाय, आर्थिक इकाई जिसको कह सकते हैं, वो व्यक्ति की बजाय परिवार है। परिवार, एक आदमी कमाएगा तो डिपेंडेंट सारे उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं वही कमाने वाला ध्यान रखेगा, बुजुर्ग हैं डिपेंडेंट्स हैं वही रखेगा, दिव्यांग है वही रखेगा, बीमार आदमी वही ध्यान रखेगा। तो इसलिए पूरी इकाई का ही हमें वेलफेयर का सोचना चाहिए, यानी परिवार की इकाई का। इसमें से विषय निकला परिवार पहचान पत्र। एक परिवार जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, उनका कुल सदस्य कितने हैं, कुल उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले किसको देना है, तो उसके स्लैब्स बनाए गए हैं। अब ये काम हमने हरियाणा में देश भर के किसी और प्रांत ने इसको नहीं किया, दुनिया के किसी देश ने नहीं किया, अभी बाद में शुरू हुए हैं। कर्नाटक में कुटुंब नाम से एक योजना शुरू की है। कुछ और प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा का परिवार पहचान पत्र, इसको जरा फॉलो करो और हर किसी को परिवार की इकाई को मान्यता देनी चाहिए। उस पर हम चले, उसमें से कई योजनाएं निकल आई। हमने 0 से 5 ईयर्स WCD डिपार्टमेंट के जिम्मे लगा दिया, इन सब बच्चों को ट्रैक करो। अगर उसको वैक्सीनेशन का नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है तो लगवाओ, पोलियो का लगना है तो लगवाए, या उनका जो अंडरवेट है उनकी क्या उसको बोलते हैं कि जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह ट्रीटमेंट, या उनके लिए आहार, स्पेशल आहार देंगे। कुपोषण को दूर करना है, तो वो यानी हर एक बच्चे का 0 से 5 इंडिविजुअली उसको ट्रैक करें और उसकी जिस स्थान पर जो आवश्यकता उसको पूरा करें। हमने 5 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को सबको स्कूल एजुकेशन दे दिया कि स्कूल एजुकेशन हर बच्चे को ट्रैक करे। आज एक क्लिक से पता लग जाएगा कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कितने प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कितने अनेबल हैं जी, जो पढ़ नहीं सकते, घरों में हैं, दिव्यांग हैं, कुछ और कारण हैं, वो नहीं है, उनकी एक श्रेणी है। बाकी ऐसे जो ना तो स्कूल में जा रहे हैं, ना सरकारी में, ना प्राइवेट में, और सक्षम भी हैं, तो स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे जी। इसमें से 0 ड्रॉप आउट, ये हमारा टारगेट है। 0 ड्रॉप आउट, कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो पढ़ाई ना करे। अगला हमने ग्रुप बनाया 18 से लेकर 25 तक, ये दिया हायर एजुकेशन को। हायर एजुकेशन उनको ट्रैक करेगा, या तो पढ़ाई करो या ट्रेनिंग करो, और या फिर जो जॉब में चले गए उसमें एम्प्लॉयमेंट में उनको भी ट्रैक करो। उसमें से भी कोई नौजवान 18 से 25 वाला खाली नहीं रहना चाहिए, उनके खाते में कुछ ना कुछ भरा हुआ होना चाहिए। और फिर अगला 25 से लेकर के और 60 साल तक, इनमें कौन क्या काम करता है, एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड तो इसकी चिंता यहां करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट करेगा। ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो खाली बैठा है, खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर। समाज में गड़बड़ पैदा करने वाला जो वर्ग होता है, वो जो खाली दिमाग होता है, वही होता है। इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी। 60 के बाद हमने दिया है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, कि सोशल जस्टिस वाले इनकी चिंता करें, इनको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही है, रिटायर्ड हैं तो, एक्स सर्विसमैन हैं तो, या उनके घरों की मानो अपनी इनकम अगर ठीक है तो भी चिंता नहीं है, लेकिन उसमें बुजुर्गों की, असहाय की, इनकी चिंता ये डिपार्टमेंट करेगा, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो मैंने सारी पॉपुलेशन को 5 हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट जिस विभाग के लिए जो काम करना वो करेंगे, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे। ये 3.25 करोड़ लोगों का जो परिवार हमारा है, इसको हम इस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से इनकी सबकी संभाल करेंगे, ये हमारा परिवार है। लेकिन सर, योजनाओं की तो बात हो गई, आपने विस्तार से उसकी सोच भी बता दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। आज आप रोहतक में समस्याएं सुन रहे थे, एक बुजुर्ग महिला आई, आपने उनकी पेंशन तुरंत दे दी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं, 102 साल के दूलीचंद का नाम आया, तमाम सोशल मीडिया पे विपक्षियों ने वायरल कर दिया। स्कूलों में जिस तरह से योजना लाई गई, तमाम की स्कूलों में ट्रांसफर पॉलिसी के लिहाज से कई स्कूल खाली हो गए। क्रिटिसिज्म का भी तो मौका भरपूर मिलता है विपक्षियों को, चाहे पेंशन रुके या जीवित व्यक्ति को अगर मृत घोषित कर दिया जाए, उसके बेनिफिट्स रोक दिए जाएं। देखिए, जब कोई भी नई पद्धति शुरू होती है, नए काम शुरू होते हैं, आखिर इसको भी लागू करने के लिए तो मनुष्य है। मनुष्य गलती कर सकता है।
देखना ही है कि गलती बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है। मेलाफाइड को बर्दाश्त करेंगे नहीं, बोनाफाइड होगी तो सुधार की गुंजाइश है, एक बात। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूं विपक्ष का। अगर विपक्ष के लोग इस प्रकार की गलतियां हमको बताते रहेंगे, हम इमीडिएटली ठीक करने के लिए पूरा व्यवस्था खड़ी करेंगे। हाँ, अगर कोई गलती हमको ना बताए तो हमें लगता है सब कुछ ठीक हो गया, या बताने के बाद हम ठीक ना करें तो हमारा दोष होगा। अगर किसी की तो आज मैं पूछ सकता हूं इस मंच से, जितनी भी पेंशन का मुद्दा है, रोहतक से 2-3 आए हैं, सीएम साहब खुले दिल से इन तमाम चीजों को, हालांकि आप घोषणा भी करके आए हैं, कुछ ब्रीफिंग भी है, कब तक वो पेंशन का जो पूरा मुद्दा है, गलत कटी है, कब तक ठीक हो जाएगी? रेगुलरली पोर्टल बनाया गया है, जिसकी भी इस प्रकार की गलत काटी गई है उसको दर्ज करते हैं। वो दर्ज करने के बाद फिर हमारे स्थानीय इकाई से लेकर स्थानीय इकाई, सेक्टर इकाई, जोनल इकाई, डिस्ट्रिक्ट इकाई, स्टेट इकाई, वो उसके ऊपर साए नजर रखते हैं। जिस भी लेवल पर गलती हुई है उसको ठीक करते हैं। और सामान्यतः अभी तक जो हो रहा है, जितने आ रहे हैं, विद इन वन मंथ वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा या किसी की शिकायत ही गलत है, मान लो कोई आदमी कहता है कि मेरी तो इनकम गलत लिखी गई, सर्वे करना पड़ेगा हमको कि उसकी इनकम कितनी लिखी गई है, ठीक है कि गलत है, उसमें कैप है। और वो कैप है पति पत्नी यानी जो बुजुर्ग हैं उनकी आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे किस्से आए जो 4-4, 5-5 लाख रुपया कमाते हैं फिर भी पेंशन ली हुई है। पेंशन लेने में एक समय ऐसा होता था लोगों को संकोच होता था। एक समय हमारे पिताजी ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन है क्या है। मैंने कहा क्यों, आपकी क्या चिंता है? कि नहीं सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। मैंने कहा आपके पास कमी है क्या कोई? कि कमी तो कोई नहीं है, जमीन है, कमाते हैं, खाते हैं, किसान थे हमारे पिताजी। आपके अब बेटे भी कमाने वाले हो गए हैं, क्यों लालच है? हाँ अब तो ध्यान में आ गया, नहीं लेनी चाहिए, नहीं ली पेंशन उन्होंने। अब ये स्वभाव है। ताउम्र नहीं ली, ताउम्र नहीं ली उन्होंने, नहीं ली, उन्होंने पेंशन नहीं ली है ना, हमारे माताजी ने, पिताजी ने, किसी नहीं। सीएम साहब, क्योंकि अगर टाइम पर तो वो ज्यादा थी भी नहीं। विकास की बात करेंगे तो बहुत लंबी फेहरिस्त है आपके पास। अब जो विकास की उपलब्धियां हैं, आपको लग रहा है कि फिर से आपको ये सत्ता दिलाएगा 2024 में? क्योंकि मैं देहरादून में आपसे मिला जब सीएम पुष्कर सिंह धामी की आप शपथ ग्रहण समारोह में थे, तो तब आपने कहा था कि वहां भी इतिहास बदलेगा हरियाणा में, तो इतिहास बदलेगा? जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में शंका, उत्तराखंड के बारे में शंकाएं आप कर रहे थे ना उस समय, हाँ। तो हमने क्या कहा था उस समय? हमने कहा था कि चिंता छोड़ दे सभी पक्ष वाले। हाँ। हरियाणा में हम कह चुके हैं कि 24 की चिंता वो ना करें, 29 में सोचेंगे क्या करना है। नहीं, अकेले दम पर या सहारे की जरूरत होगी? देखिए ये समय समय की बात है। हाँ। कैसा उस समय अवसर होगा, क्या होगा, जो हमारा साथ देगा उसको साथ लेके चलेंगे, साथ नहीं देगा उसके बावजूद चलेंगे, विरोध करेगा तो उसको जवाब देंगे। यानी एक चर्चा है, देखिए यहाँ बहुत अच्छी खबर मिलेगी क्योंकि लोग बहुत राजनीति, क्योंकि अब चुनावी मोड में आ गया हरियाणा, अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरियाणा में भी है। अब चर्चा है, लोग क्या लोकसभा के साथ ही कराएंगे कि बेड़ा पार ऐसे ही होगा मोदी जी के नाम पे? और देख लीजिए पिछली बार भी आपने कंसीडर जरूर किया था, तो क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव देखेंगे? एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर है कि मोदी जी ने कहा था कि हम देश में एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं कि सारे चुनाव एक साथ हों, और वो एक अच्छा पहलू है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि हर साल में किसी प्रांत का इसका उसका चुनाव चलता रहता है। 5 साल टर्म होता है, लेकिन 5 साल इतने सारे प्रांत हैं, हर प्रांत का अलग अलग पीरियड पर 5 साल पूरा होता है। अभी जैसे उत्तराखंड का चुनाव होके चुका है, अभी हिमाचल का, गुजरात का आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश का आ जाएगा। तो ऐसे ही लगातार साल भर जो चुनाव चलते, 5 साल यानी लगातार बीच में जो चुनाव चलते रहते हैं, ये कोई अच्छी पद्धति नहीं है और सब लोग मान चुके हैं। लेकिन हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधानिक व्यवस्था धीरे धीरे खड़ी हो के सारे चुनाव इकट्ठे हो, या धीरे धीरे उनका जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा एक यानी संकेत दे रहा है कि लोकसभा के साथ हो सकता है, ये खबर है आप लोगों के लिए? मैं हो सकते कि नहीं हो सकते वो नहीं कह रहा, मैं तो विषय बता रहा हूँ, सैद्धांतिक विषय कि उनको कैसे नजदीक लाया जाए। अगर उस दायरे में आ गए तो होने में कोई दिक्कत नहीं, हम 6 महीने पहले भी करा लेंगे। लेकिन अगर मानो ये होता है कि नहीं समय पर चुनाव कराने, हम उसमें भी तैयार हैं। बल्कि हमको तो 2 टेस्ट अगर देंगे और दोनों में अगर सफल होते हैं, हमको तो डबल खुशी होगी। हम एक ही टेस्ट दे करके पास होते हैं, 2 कक्षाएं एक साथ पार कर ली एक ही साल में, तो एक साल में 2 कक्षाएं पास करने वाला होशियार माना ही जाता है। लेकिन परीक्षा तो एक ही दी है, और अगर उसको एक साल में 2 परीक्षाएं देने पड़ जाए और दोनों में पास हो जाए तो खुशी डबल होती है। अगर परिस्थितियां रही तो आप मना भी नहीं करेंगे? दोनों तरफ खुले हम। केंद्र सरकार की ओर से या ऐसा माहौल बनता है कि इकट्ठे हमको कराने हैं, तो केवल हमारा प्रदेश नहीं, फिर और भी ऐसे प्रदेश हैं जो
हमारे साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा था हुआ था, तो फिर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और अलग अलग समय आएंगे तो अलग अलग समय लड़ेंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस विषय को कहना। सर आज एक मंच बड़ा है तो थोड़ी सी फ्रीडम के साथ ज्यादा सवाल भी हो जाएंगे। गठबंधन की सरकार कितनी कंफर्टेबल चल रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो हरियाणा का हर जर्नलिस्ट तो कम से कम जानना चाहता ही है। हरियाणा के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बारे में बातचीत चर्चा करते रहते हैं। आपने सरकार इंडिपेंडेंट भी चलाई थी, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, अब गठबंधन के साथ चला रहे हैं। और मैं ये सवाल पूछने के लिए बाध्य इस वजह से हूं कि एक झटका देने की कोशिश हरियाणा बीजेपी की यूनिट की तरफ से दी गई थी कि एक चुनाव नगर निकाय के चुनाव थे, वहां ऐलान कर दिया गया, जेजेपी से भी तलवारें खिंच गई, बीजेपी से भी तलवारें खिंच गई। अब किस राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ कि दोनों भाई साथ मिलकर चलने लगे, जो गठबंधन सरकार के जो भाई हैं। ये गठबंधन का जो पेच है कितना फंसा हुआ है, कितना सुलझा हुआ है? हेड ऑफ द स्टेट आप हैं। देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जब लोकतांत्रिक पार्टी होती है कुछ तो कहने के लिए होते हैं। अब ये कहते तो कांग्रेस वाले भी हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वो जब अध्यक्ष बनाते हैं अपना राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नीचे से ऊपर तक, वो पहले से इबारत लिखी हुई होती है और लिखी के बाद वहाँ से एक निकाल लेते हैं कुछ भी। अभी भी करेंगे ही वो, महीना 2 महीने बाद करेंगे ही वो। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी या इसका जो पूर्व स्वरूप जनसंघ, तब से लेकर के आज तक रियल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हम खुल करके चर्चा करते हैं और जब खुलकर चर्चा करते हैं तो जब इतने सारे लोग होते हैं उनकी राय सबकी अलग अलग आनी स्वाभाविक होती है। लोकतंत्र वही है जब राय अलग अलग हो और साथ उसकी निशानी ये भी है कि सब मिल करके बाद में किसी एक निर्णय पर पहुंचे। जब एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो वो राय तो सबकी नहीं हो सकती, लेकिन जब निर्णय हो जाता तो निर्णय वो सबका होता है। राय अलग अलग होने के बाद भी निर्णय सबका सीएम साहब देखिए, क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आप मुख्यमंत्री है, 2.25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी की जिम्मेदारी आप पे। जल्दी जल्दी 2-4 सवाल मैं रैपिड फायर पूछूंगा। सर, SYL का पानी कहाँ है? राजधानी कब मिलेगी? हमारी विधानसभा कब आएगी? सर, नौकरियां जो लोगों की जो विपक्ष सवाल उठाता है, शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है, स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं भाई। सबके सवाल आगे होंगे लगभग, क्योंकि भर्तियों की बड़ी चिंता होती है हम हरियाणा के लोगों को। नहीं, तो इन पर जवाब दे दीजिए। शरीर को जो बीमारियां होती है ना, कुछ क्रॉनिक होती है, कुछ इमीडिएट होती है, तो तुरंत तत्काल उसका इलाज होता है। क्रॉनिक बीमारियों को आप ये कहो कि अभी गोली दे दे अभी ठीक हो जाएगी, यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट। SYL का मुद्दा आज का है क्या? राजधानी का मुद्दा आज का है क्या? चंडीगढ़ का मुद्दा आज का है क्या? इतना समय लगा है, सॉल्व कभी भी हो सकता है। जब लोहार किसी लोहे को काटने के लिए अपनी वो छेनी रखता है, उसके ऊपर हथौड़ा मारता है, 1 2 3 4 5 कितने हथौड़े मारता है, और कौन से हथौड़े पर वो कट गया लोहा या सरिया, वो आखिरी किसी लोहे पर कटता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो आखिरी लोहे पर जो आखिरी वार किया है केवल उसी को श्रेय है। वो पहले हथौड़े को भी उतना और आखिरी को भी उतना, सबका श्रेय है। ये SYL का विषय 1984-86 से चल रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे हक में आया है। एग्जीक्यूशन का विषय है, एग्जीक्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 3 बार निर्णय करने की कोशिश की है और बाद में यही कहा कि अच्छा है आपस में मिल बैठ के समझौता कर लो। कोविड का 2 साल बीच में आ गया, कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई। लेटेस्ट अब फिर हुआ है, अब तारीख फिर लगी है। उनका कि नहीं, एक मौका मार्ग को और देते हैं। केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री शेखावत जी, कि उनका है भी आप दोनों मुख्यमंत्री को बुला करके एक बार बातचीत करो। अब वो महीने में 20 दिन में कंपनी को बुलाएंगे और बुलाने के बाद ये ठीक है कि सबको पता है किसका क्या स्टैंड होगा, लेकिन लेट अस होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सर, दिल्ली NCR हरियाणा पे बात हो रही है, आज बड़ा मौका है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आदमपुर में भी ये सवाल उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो चाय पिलवाइए मोदी साहब के साथ, PM साहब के साथ, मैं सोल्यूशन बता दूंगा और सोल्यूशन हो जाएगा। केजरीवाल के गले में तो हड्डी ऐसी फंसी है, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। क्यों? अगर पानी की पंजाब को कहें कि पानी दे दो तो पंजाब नाराज, और पानी वो नहीं देते हैं, वो हरियाणा से मांगे तो हम कहेंगे कि पानी इधर दाओ तो हम देंगे, फिर वो खुद नाराज। तो उनको देखना पड़ेगा कि उनको खुद नाराज अपने आप को करना है या पंजाब को नाराज करना है। हम तो दोनों तरफ ही अपनी बात को बनाए। सीएम साहब यही तो कहते हैं, मौका मौका, आप पर तो मौका है अब। नहीं, मौका नहीं है, ये निर्णय उनको करना है, हमको ब्लैकमेल नहीं करना किसी को। हम निर्णय अपने अधिकार को मांगना चाहते हैं, हमारा अधिकार है और हमको मिलना ही चाहिए। अधिकार सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुका है, केवल
अब थोड़ा जैसे कहते ना हाथी निकल के पूंछ बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन बाकी, एग्जीक्यूशन उसको कहते हैं जी। एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि इसको कौन एजेंसी बनाएगी और इसको कब शुरू करेंगे। ये उन्होंने, हालांकि एक बार 2004 में एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर उस समय दे चुका सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पंजाब ने एक एक्ट पास किया और एक्ट को कहा कि हाँ भी हम इसको नहीं मानते हैं। एक्ट का एक अलग एक वैल्यू होती है। उस एक्ट के कारण से उन्होंने उस एक्ट को भेजा राष्ट्रपति की मोहर के लिए। राष्ट्रपति, चूंकि उन्हीं के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उठा करके उसको सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि हमें बताओ क्या निर्णय दे। 12 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय अटका रहा, 12 साल तक। 2016 में हमने आकर के उसको क्लियर कराया, हियरिंग कराई बार बार, तब उसका निर्णय आया कि नहीं, इस पर पंजाब का अधिकार है। जो उस समय ये किया गया था फैसला या जो उस समय निर्णय हुए थे, उन निर्णयों के ऊपर आपको पूरा करना ही है। हरियाणा का पानी पर पूरा अधिकार है। राजनीतिक चैलेंज के तौर पर भी एक सवाल जरूर ले लेता हूं, क्योंकि हमारे सहयोगी जेपी भी कह रहे हैं कि वक्त की कमी है और सीएम साहब की टीम की तरफ से भी मैचेस आने लगे हैं। राजनीतिक तौर पर आपका चुनौती, चैलेंज आगे क्या है? एक तरफ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल, जो पूरी ताकत के साथ हरियाणा में आना चाहते हैं, चैलेंज कर चुके हैं, आदमपुर से गेटवे खोलेंगे हरियाणा का और हरियाणा में घुस जाएंगे। अगली सरकार छाछ मांग ली, कह रहे दही जमा देंगे, सरकार जमा देंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक फुल फ्री हैंड दिया गया, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान उनके कहने पे लगे। अब चुनौती किससे ज्यादा बड़ी मानते हैं आप लोग? देखिए, काठ की हंडिया में क्या कहते हैं, बार बार नहीं चढ़ती वो आग पर। कभी एक आध बार कभी बना लिया होगा किसी ने खाना, काठ की हंडिया, दाल गलती नहीं है। दाल गल गई उनकी, दिल्ली में गल गई या पंजाब में गल गई, अलग अलग कारण थे उसके। हरियाणा में उनके पैर जमने वाले नहीं हैं। हरियाणा कोसों दूर, वो सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार की वो योजनाएं सोचते हैं उस प्रकार की योजनाएं तो हम लागू कर चुके हैं। एक बात में अंतर हमारा है, जिस पर वो भी यू टर्न ले चुके हैं, कि फ्री बीज नहीं देना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। अब वो भी कल भी मेरी स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, मैंने पढ़ी कि अब बिजली को, फ्री बिजली उसी को हम देंगे जो हमसे डिमांड करेगा। भाई ये कौन सा विषय, डिमांड करेगा? इच्छा किसकी नहीं है? क्या आप उससे भी आगे बढ़ जाएंगे डिमांड करेंगे तो? दिल्ली में आर्थिक स्थिति ठीक दिल्ली होने के नाते पंजाब की आर्थिक खोखली है, और उस खोखली होने का एक ही प्रमाण आपको बताता हूं। आज पंजाब सरकार को लोन नहीं मिलता कहीं से, और लोन मिलता है तो हरियाणा जिस लोन को 6.5% पर ले रहा है, वो पंजाब को 10% से कम ऑफर नहीं होता। ये वहां की स्थिति है। पंजाब के लोग समय पर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाते हैं, और योजनाएं इस प्रकार के थोथे तीर चलाने से कोई बनता नहीं है। अब वो एक प्रकार से उनकी जो भ्रष्टाचार की जो गंगा में डूबे हुए हैं, वो भी बाहर आ रहा है। वो तो कह देते हैं केंद्र सरकार मिसयूज करती है पावर को और बुली करती है, बुली करके सरकारें तोड़ती है। जिनके प्रमाण मिल चुके, जो जेलों के अंदर चले गए, उनके मंत्री जेलों में चले गए, और इससे बड़ी बात है क्या? पंजाब में भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसलिए उनका जो सारा सिस्टम है उस पर जनता का भरोसा कोई नहीं है पंजाब में। और क्या होगा कि लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव हुआ 3 महीने बाद, जिस लोकसभा को मान, जो उनके मुख्यमंत्री है ना जी, भगवंत मान ने जो अपनी सीट खाली की थी लोकसभा की, वो लोकसभा की सीट हार गए। इससे और क्या हो सकता है? जनता का रुख तो पता लग जाता। मैं नाता बता देंगे, भगवंत मान अब जमाई हो गए हैं हरियाणा के, ये भी कहीं ना कहीं गिनवाएंगे, क्योंकि केजरीवाल का भी हरियाणा कनेक्शन है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। देखिए कितने ही कनेक्शन किसी के हो जाएं, दिल्ली के ऊपर भी हम हावी प्रभावी हैं, पंजाब पर भी हम हावी प्रभावी रहेंगे। ये जो सामाजिक बातों को राजनीतिक बातों से ना जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो बात दूर तक चली जाएगी। चलिए हुड्डा साहब एक सवाल, फ्री हैंड वाले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सामने आएंगे, जो आपसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में, उनके चुनौती, उनके चैलेंज को, क्योंकि दीपेंद्र भी एक्टिव हैं, तमाम रोज कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, आदमपुर की भी तैयारी कर रहे हैं। एक जो सिपाही या कहीं कोई बड़ा चेहरा आप तोड़ के लाए कुलदीप बिश्नोई के तौर पर, उसको गिराने की तैयारी है और मैदान ताल ठोक चुके हैं। ये लोग अब आपस में एक दूसरे उलझे हुए हैं। मैंने पढ़ा है कल जो लोग उन्होंने ज्वाइन कराए हैं, उसमें 80% आदमी किसके हैं? आम आदमी पार्टी के। अब आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में चले जाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है। और कई बार ऐसे लोग भी निराश लोग होते हैं, राजनीतिक तौर पर निराश होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिनको लगता है कि मेरी दाल कहीं और नहीं गल रही, चलो यहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं गलेगी तो भाई और चले जाओ।
तो ऐसा सिस्टम ये हरियाणा का कोई नया नहीं है। हरियाणा में तो नारे बन गए हैं इसके ऊपर, सारे देश और दुनिया में ये लगे हुए हैं, क्या बदलू, आया राम गया राम, तो इस प्रकार के नारे बने हुए हैं। तो इसलिए ये कोई आने जाने वालों के लिए भी ठीक नहीं है। एक जगह कहते हैं ना, पड़ा पत्थर भी मजबूत हो भारी होता है। लेकिन सीएम साहब, विनोद लांबा हमारे ब्यूरो चीफ है, आपको दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ मिलेंगे और आपसे ऐसे ही तमाम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि उनका मकसद क्या है कि खबर निकाली जाए और वो हेडलाइन बन जाए। लेकिन बहुत हो लिया, क्योंकि इनको इस पे जवाब दीजिए, इस पे जवाब दीजिए, लेकिन अब निजी जिंदगी पर बात करते हैं। देखिए, जान लीजिए आपके सीएम साहब की कोई खबर निकलेगी नहीं। हाँ नहीं, खबर तो निकल रही है, जल्दी से कराएंगे, भर्तियां होंगी, अभी आपने दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल सर, क्योंकि आपने संघ, संगठन और फिर अब सरकार चला रहे हैं आप, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और हमारे साथ जो तमाम ऑडियंस है और लाखों लोग जो आपको टीवी पर देख रहे हैं, उस अनुभव को शेयर करना चाहेंगे। और जब दिनचर्या आपकी शुरू होती है तो क्या सोचकर निकलते हैं कि मुझे अपने प्रदेश के लिए ये कुछ करना है? देखिए, सामाजिक जीवन का, राजनीतिक व्यक्ति के जीवन का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में मैं संघ में था। संघ मेरे लिए एक संस्कार की यूनिवर्सिटी थी। संघ में हमने बहुत कुछ सीखा। संघ के संस्कारों से ही आज ये जो नए विचार आते हैं, किसी अच्छी बात का, जो अच्छे टारगेट को लेकर के अपनी बात पर अडिग रहते हैं, दृढ़ संकल्पी रहते हैं, ये सारे विषय हमको उस यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। जहाँ तक बाद में संगठन की बात है, वो एक मशीनरी तैयार करने के लिए कि कोई काम हमको करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तैयार किया जाता है, एक सिस्टम तैयार किया जाता है, वो हमारा संगठन का काम ऐसे है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना, ज़्यादा ज़्यादा कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, ज़्यादा ज़्यादा लोग उससे संस्कारित हों, आगे बढ़ें, एक प्लेटफॉर्म रहता है। और वास्तव में जो राजनीति यानी बाद में सरकार में आने के बाद एक डिलीवरी प्रोसेस होता है कि जिस चीज़ को हमने सीखा, जिसके लिए मशीनरी खड़ी की, उसकी डिलीवरी हम कैसे दे पाएंगे, वो सरकार का काम होता है। तो सरकार के काम में हम अपने डिलीवरी देने में कहीं भी कोताही नहीं बरत रहे। हमारा संगठन भी, वो भी संतुष्ट है, सरकार के लोग भी संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। छोटे मोटे विषय जब कांग्रेस के इधर के उधर के लोगों के चलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे हमारी समझ का कार्यकर्ता होता, शायद वही रास्ता बढ़िया, 6 महीने बाद उनको भी लगता है नहीं वो बढ़िया नहीं, ये है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब हमने ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बात कही तो आप हैरान होंगे, जब मैंने पहली बार ये अपने विधायकों में, मंत्रिमंडल में बात रखी, नॉन सपोर्टेड में किसी ने साथ नहीं दिया। जब हमने अपना संकल्प बताया कि नहीं, ये जो पर्चियां लेके हम घूमते हैं और वो पर्चियां भी काबू में मतलब आता नहीं विषय, और उन पर्चियों को बाद में एक दिन पीओ को कहते हैं इसको फाड़ दो, डस्टबिन में डाल दो, आग लगा दो, ऐसे राजनीतिक नेताओं को हमने देखा है। ढेर लग जाते हैं उन पर्चियों के। आज भी मैं 4 घंटे के नोटिस पर सुबह 6-7 बजे शायद हमारे लोगों ने मैसेज दिया होगा और 200-250 लोग तो आ ही गए होंगे जी। सब कागज लेके आए, पर्चियां लेके आए, लेकिन हमने एक एक पर्ची के ऊपर कि कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगी, कौन क्या करेगा। बहुत सी चीजें तो ऑनलाइन सिस्टम की थी, हमने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम में अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करेंगे। इस सिस्टम्स के आधार के ऊपर, ट्रांसफर पॉलिसी के आधार के ऊपर आज अध्यापक खुश है, आज हमारे राजनीतिक नेता खुश हैं, कहते हैं सबसे बढ़िया काम ये कर दिया, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक ट्रांसफर की पर्ची लोग चलते रहते थे। आज कोई पर्ची हमारे पास नहीं लाता और सब संतुष्ट है। लेकिन वो स्कूलों की तस्वीरें कहां से आ रही हैं जो आम आदमी की पार्टी के जो लीडर्स हैं या कांग्रेस के लीडर्स हैं, बच्चों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी 2 साल तक ये हमारी नहीं हो पाई लागू। एक तो कोविड था, दूसरा कोर्ट्स ने बीच में, कहीं कहीं कोर्ट में भी सब जो जजेस आते हैं सबको बहुत सारी बातें हमारी एकदम समझ में नहीं आती हैं जी। वो भी रिटायर हो गए, नए आ गए, कोई ना कोई वहाँ जो ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्टेड पार्टी हो तो जाके पहुंच जाता है, ये तो सब गड़बड़ है जी, तो ये हो गया, उठा के वो 4 अक्षर का एक शब्द लगा देते हैं STAY। कुछ समझ नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे बातचीत भी होती है, वो डिले भी होता है, वो कहते हैं प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितनी चीज़ें डिले होती हैं। अब हमने 3 साल के बाद ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। इस समय तक बहुत से स्कूलों में कई कारणों से, कहीं बच्चे ज़्यादा हो गए तो अध्यापक कम हो गए, कहीं अध्यापक ज़्यादा हो गए तो बच्चे कम हो गए, उनकी रैशनलाइजेशन की। और उस रैशनलाइजेशन में एक जो सबसे बड़ा विषय आपके ध्यान में कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 14,000 स्कूल गिने गए। हमने विश्लेषण किया, गांव तो 6,500 हैं, शहरों को भी मिला करके आखिर 7,000 8,000 स्कूल हो जाने चाहिए, 9,000 हो जाने चाहिए। एक गांव, कुछ ही गांव हैं, 100-150 गांव हैं जहां 1 से 2 स्कूलों की आवश्यकता है, महाग्राम जिनको कहते हैं। आखिर 14,000 हो कैसे गए? और फिर ध्यान में आया कि एक ही बिल्डिंग है बड़े गांव में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल अलग,
हाई स्कूल हेडमास्टर अलग, मिडिल स्कूल मिडिल हेड अलग, प्राइमरी स्कूल उसका हेड टीचर अलग। तो ये 4 हेड टीचर, हेडमास्टर और प्राइमरी टीचर और आपका प्रिंसिपल एक ही स्कूल में। और फिर क्लासेस कम हो चाहे ज़्यादा हो, 9वीं 10वीं की एक क्लास है, एक एक सेक्शन है। फिजिक्स का एक लेक्चरर पहुंच गया, वो 2 पीरियड रोज पढ़ाता है, 6 दूनी 12, पढ़ाने होते हैं 30, बाकी बैठा अपना आराम से। जब मैंने इसको मर्ज किया तो 9वीं 10वीं का अध्यापक जितने पीरियड वहां पढ़ाने बाकी, यानी 11वीं 12वीं वाला जितने पढ़ाने बाकी 9वीं 10वीं पढ़ाएगा। 9वीं 10वीं हाई स्कूल का अगर कम उसके वो बैठते हैं पीरियड, तो 7वीं 8वीं 6वीं को पढ़ाएगा। केवल एक प्राइमरी टीचर ऐसा है जो हमको हर क्लास के लिए इंडिविजुअल टीचर की व्यवस्था करनी पड़ती है। बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में 10, 5 क्लासेस, टीचर हैं 2 जी। अल्टीमेटली हमको 150 स्कूल इसलिए बंद करने पड़े कि 20 से भी कम, 10 से भी कम बच्चे हैं, उन बच्चों को हम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देके उनको छोड़ेंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देंगे या नहीं भैया 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, चलो वहां तक रिक्शा पर चले जाओ, वहां तक कोई 3 व्हीलर करके चले जाओ, ऑटो करके चले जाओ, या माँ बाप उनको छोड़ के आएंगे, हम उनको भी पैसा दे देंगे कि इस बच्चे का मैंने फिक्स कर दिया। आपको सवाल सरकार पे सर इस तरह से भी उठा दिए गए कि चिराग योजना के नाम से कि आप प्राइवेट में जाइए, सरकार आपको एक नियमित फीस देगी, उससे मदद करेगी। तो विपक्ष साफ तौर पर, मैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूं, कहता है कि मैं जवाब देता हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। गरीब बच्चे को फीस नहीं लगनी चाहिए, यही इसीलिए तो सरकारी स्कूल है, इसलिए है कि उसकी फीस नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा ये जो गरीब बच्चा है 1,80,000 तक के परिवार का, इसकी फीस जहां पढ़ना चाहे इसकी फीस नहीं लगेगी। ये सरकारी में पढ़ना चाहे तो फीस है ही नहीं, प्राइवेट में पढ़ना चाहे तब भी फीस सरकार देगी। अब ये उनकी सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई है, स्कूल बंद करने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई जी। एक प्राइवेट स्कूल उसके घर के पास है, सरकारी स्कूल शायद गांव के दूसरे कोने पर है। अब वो प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा सकता कि वहां 500-700 रुपये महीने की फीस देनी पड़ती है। हमने कहा तुमने यहां पढ़ाना है, हम देंगे फीस, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी। उस स्कूल वो भी बंद नहीं होता, ये भी नहीं होता। लगभग 350 स्कूलों ने ऑप्शन दिया कि हम इस काम के लिए तैयार हैं। 700 रुपया प्राइमरी के लिए, 900 रुपया हाई स्कूल मिडिल स्कूल के लिए और 1100 रुपया हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। जो फीस ये लेने के लिए तैयार है वो स्कूल आ जाए, ले जाए। आखिर बच्चों के हित के लिए, परिवारों के लिए, जनता के हित के लिए, हाँ, हमने साथ में संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। अब उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि यहाँ हिंदी मीडियम है, हम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक, हम इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी खोलते हैं और सीबीएसई के खोलते हैं। हमने उसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल सरकारी खोले जी। उसमें भी साथ में कहा कि वही गरीब बच्चे हैं उन्हीं को फ्री पढ़ाएंगे, जो 1,80,000 से ऊपर की आय के हैं, किसी की आधी फीस, किसी की पूरी फीस, उसमें भी लेंगे जी। अब लोग कहते हो तो आपने प्राइवेट स्कूल कर दिया। भाई सरकार भी अगर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में एक लेवल पर ले जा करके और उन परिवारों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो पे कर सकते हैं, छूट तो उनको है, कहाँ पढ़ाना है। किसी भी परिवार के रिहायश के 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल है ही है, सरकारी स्कूल, वो नहीं हमने कहीं भी छेड़े जी। इससे ज्यादा अगर दूरी है तो किराया दे करके उनको भेज रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सर। तो इसलिए जनहित में कोई काम करना, उसमें कठोर निर्णय भी हम लेते हैं, जनता पसंद करती है, कहीं तकलीफ नहीं। राजनीतिक तौर पर विपक्षी दलों का कोई ना कोई मीन मेख निकालना, अब उनको धंधा ही है, काम ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा समर्थन कर देंगे, जो हमारे साथ आ जाएंगे। देखिए सीएम साहब को भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और संवाद हो रहा है, लेकिन मैं आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया है। नहीं, आखिरी के बाद एक और पूछ लेना। अच्छा, एक और पूछ, वो मैं पूछ लूंगा, वो लास्ट वाला वाइंड अप मैं करूंगा। आखिरी सवाल, हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देंगे एक लाइन में, कि जिससे आप पर भरोसा बढ़े, आपकी पार्टी पर भरोसा बढ़े कि भाई मैं हूं, आप चिंता मत करिए। जी के मन से देखिए, मैसेज देने के लिए बहुत है। एक दिन में एक मैसेज दे के अगला मैसेज आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय पर मैं अगर जनता को ये कहना चाहता हूं, कुछ बड़े हित होते हैं, कुछ छोटे हित होते हैं। बड़े हित के लिए छोटे हित का त्याग करना, ये हमारा धर्म है। बहुत सर, मंत्रियों के लिहाज से भी एक मीटिंग आपने कर ली, कल हम लोग चेज करते रहे, विप्लव देव साहब के पास भी लेट पहुंचे, उससे पहले आप हो आए नड्डा साहब के पास। आप भी ना खेल लेते हो सर कभी कभी कि हम लोग पीछे पीछे रहते हैं, आप पहले पहुंच जाते हो। नड्डा साहब के साथ जब भी मीटिंग होती है, अमित शाह जी के साथ या प्रधानमंत्री जी के साथ, कहीं ना कहीं आपके मंत्रियों में भी एक धुक सी शुरू हो जाती है कि कुछ होने तो नहीं वाला है। अब पिछला हो चुका है पूरा जो तरह से कैबिनेट रिशफल, कोई विभागों को लेकर क्या चर्चा है जो कहीं ना कहीं चलती रहती है कि रिशफल विभाग होने?
पार्टी में, संगठन में, सरकार में अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे मिलने जुलने से अगर अपने साथियों में या बाकी लोगों में छोटी मोटी दुख होती रहे तो ये अच्छा ही लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब, आपने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने हमारे हर सवाल का, हमने ज्यादातर वो सवाल पूछे जो प्रदेश की जनता से जुड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, रोजगार का हो, स्कूलों का हो या SYL का हो, राजधानी का हो, वो तमाम पहलुओं पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर।